आज हम बात करेंगे बीकॉम सेकेंड ईयर के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। सर्वप्रथम हमारा प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता क्या है। कोई भी राष्ट्र कभी भी अपने आप में पूर्ण नहीं होता, उसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी उत्पाद के लिए, किसी न किसी इकाई के लिए, किसी न किसी कार्य के लिए, किसी न किसी तकनीक के लिए दूसरे राष्ट्रों पर निर्भर रहना होता है। किसी राष्ट्र के पास प्राकृतिक संपदा खूब होती है, किसी राष्ट्र के पास तकनीकी संपदा खूब होती है, किसी राष्ट्र के पास तेल के भंडार खूब होते हैं, लेकिन जितनी मानवीय आवश्यकताएं हैं, 100% आवश्यकताएं एक राष्ट्र पूर्ण करने में सक्षम नहीं होता। इसलिए प्रत्येक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्रों के ऊपर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर निर्भर रहना होता है। तो जब कभी दो राष्ट्रों के मध्य व्यापार होता है तो उसे हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। दूसरे शब्दों में, सरल शब्दों में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वह व्यापार होता है जो एक राष्ट्र की सीमाओं के बाहर किया जाता है। उदाहरण के लिए, भारत यदि जापान से, अमेरिका से या इंग्लैंड से किसी भी प्रकार का व्यापार करता है तो वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की श्रेणी में आता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को पुनः 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 आयात व्यापार, इंपोर्ट ट्रेड। नंबर 2 निर्यात व्यापार, एक्सपोर्ट ट्रेड। और नंबर 3 पुनः निर्यात व्यापार, री एक्सपोर्ट ट्रेड। सर्वप्रथम आयात व्यापार क्या होता है? जब कोई राष्ट्र अपनी आवश्यकताओं के लिए किसी दूसरे राष्ट्र से कुछ भी सामान यदि मंगवाता है, दूसरा राष्ट्र भेजेगा और हम प्राप्त करेंगे या हमारे यहाँ माल आएगा, तो वो आयात व्यापार कहलाता है। जैसे भारत विदेशों से पेट्रोलियम, रासायनिक खाद, भारी मशीनें, उपकरण आदि मंगवाती है, यह भारत के लिए आयात व्यापार कहलाता है। दूसरा होता है निर्यात व्यापार। जब कोई राष्ट्र अपने यहाँ पे उत्पादित वस्तुओं को दूसरे राष्ट्र के बाजार में ले जाकर बेचती है तो वो निर्यात व्यापार कहलाता है। सरल शब्दों में यूँ कहें कि एक राष्ट्र द्वारा उत्पाद की गई वो समस्त वस्तुएं जो विदेशी बाजार में बेची जाती है, निर्यात व्यापार कहलाती है। उदाहरण के लिए, भारत अनेक देशों को चाय, चीनी, सूती वस्त्र, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आदि बेचती है, यह भारत के लिए निर्यात व्यापार कहलाता है। तीसरा है पुनः निर्यात व्यापार। पुनः निर्यात व्यापार का प्रश्न परीक्षा में अधिकांश समय पूछ लिया जाता है, जिसका उत्तर प्रश्न छात्र को नहीं आ जाता है। उसका कारण यह है कि अर्थ में बच्चा फंस जाता है। पुनः निर्यात व्यापार एक ऐसा व्यापार होता है जिसमें कोई भी राष्ट्र उत्पाद करने के लिए उत्पाद की तकनीक को, उत्पाद के उपकरणों को या अन्य सामान को मंगवाता है, उत्पाद अपने देश में करता है और उसे वापस एक्सपोर्ट कर देता है। यानी जैसे भारत ने कार बनाने के लिए, कंप्यूटर बनाने के लिए सॉफ्टवेयर वगैरह जो कुछ भी उसके टूल्स होते हैं वो विदेशों से मंगवाए, कंप्यूटर बनाया, कार बनाई और उसको वापस बेच दिया, तो वह पुनः निर्यात व्यापार कहलाता है। पुनः निर्यात करने वाले देश ऐसी स्थिति में एक प्रकार से मध्यस्थ की भूमिका निभाकर लाभ कमाते हैं। उनके खुद के पास कुछ नहीं होता, वो सब कुछ रीअसेंबल करते हैं और रीअसेंबल करके बेचते हैं। सर्वप्रथम तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता क्या है? तो सरल शब्दों में, 2 देशों के मध्य किए गए व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में होता क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 3 चीज़ें होती है, आयात, निर्यात और पुनः निर्यात। अब हमारा प्रश्न ये होता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में अर्थशास्त्रियों ने क्या परिभाषाएं दी हैं। पहली परिभाषा है एल्सवर्थ के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ऐसा व्यापार है जो राष्ट्रीय सीमाओं के पार करा जाता है। यानी एक राष्ट्र की सीमाओं के बाहर जब व्यापार किया जाएगा तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाएगा। जबकि प्रोफेसर हेराल्ड कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उस समय संभव होता है जबकि श्रमिक विभाजन राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर किए जाते हैं।
उपयुक्त दोनों परिभाषाओं से यही निष्कर्ष निकलता है कि दो या दो से अधिक राष्ट्रों के मध्य वस्तुओं, सेवाओं, अन्य मदों का आदान प्रदान करने को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। वस्तुओं के क्रय विक्रय को दृश्य अथवा सेवाओं के क्रय विक्रय को अदृश्य व्यापार कहते हैं। प्रश्न उत्पन्न होता है, दृश्य क्या होता है, अदृश्य क्या होता है? तो जो सामान हम लोग बेचते हैं, वस्तुएं जितनी भी बेचते हैं, वो दृश्य होता है, विजिबल होता है। और हम कई प्रकार की सेवाएं बेचते हैं, जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, ये लोग अपनी सेवाएं विदेशों में जाके देते हैं, तो ये अदृश्य व्यापार होता है। इनको भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल करते हैं। इस प्रकार अनेक विद्वानों की परिभाषाओं का अध्ययन करने के बाद सरल शब्दों में निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं या दो से अधिक राष्ट्रों के मध्य किए गए व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। सिंपल सरल शब्दों में ये कहा जा सकता है, एक राष्ट्र द्वारा अपनी सीमाओं के बाहर किया गया व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दो प्रमुख लक्षण पाए गए हैं। पहला लक्षण है श्रम व पूंजी का विस्तार करना। कोई भी राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इसलिए करेगा कि वो अपना साम्राज्य फैलाना चाहेगा, अपना श्रम है उसके पास जो पूंजी है उसका पूरे विश्व में बढ़ाना चाहेगा, उसका विस्तार करना चाहेगा। ये पहला ऑब्जेक्ट होता है। और दूसरा ऑब्जेक्ट होता है एक से दूसरे राष्ट्र में आवागमन। जब व्यापार होगा तो व्यापारी आएगा तो डिमांड बढ़ेगी, उत्पाद बढ़ेगा, ग्राहक बढ़ेंगे, तो आवागमन भी बढ़ेगा। ये दो प्रमुख उद्देश्य बताए गए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मोटा तौर पर यदि हम इसका विश्लेषण करें तो ये कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आंतरिक व्यापार की ही एक विशिष्ट दशा है। अब हमारे सामने प्रश्न उत्पन्न ये होता है कि आंतरिक व्यापार क्या होता है? सिंपल सा, एक राष्ट्र की सीमाओं के भीतर किया जाने वाला व्यापार आंतरिक व्यापार है। जैसे राजस्थान से गुजरात को हो गया, गुजरात से मध्य प्रदेश को हो गया, देश की सीमाओं के मध्य किया गया व्यापार ही आंतरिक व्यापार है। अब प्रश्न ये उत्पन्न हुआ कि क्या आंतरिक व्यापार ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो आंतरिक व्यापार की एक विशिष्ट दशा है? विभिन्न देशों के मध्य श्रम तथा पूंजी में गतिशीलता का अभाव पाया जाता है। सभी जगह पूंजी की गतिशीलता एक समान नहीं होती, परंतु यह भी सही है कि एक ही देश के भीतर भी श्रम व पूंजी की पूर्णतः गतिशीलता नहीं होती। देश में भी नहीं होती तो विदेश में होने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। परंतु भाषा, धर्म, रीति रिवाज आदि में अंतर पाया जाता है। इस कारण एक देश के भीतर भी श्रम की गतिशीलता में बाधा उत्पन्न होती है। देश के भीतर पूंजी का प्रवाह भी पूर्णतया मुक्त नहीं होता है। देश के विभिन्न भागों में प्राकृतिक भौगोलिक अंतर भी मौजूद रहते हैं। अतः इन सब कारणों से आंतरिक व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कोई आधारभूत अंतर नहीं रह जाता, दोनों एक ही हैं। हम निसंकोच यह कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आंतरिक व्यापार की ही एक विशिष्ट दशा है, जिसमें व्यापार देश की सीमाओं से नहीं कर देश की सीमाओं के बाहर किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व बताइए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लाभ बताइए। बहुत सरल सा प्रश्न है जिसका बहुत ही सीधे सीधे शब्दों में हमें जवाब देना है। किसी भी प्रश्न का जवाब देने से पहले हमसे महत्व पूछा गया, लाभ पूछा गया, तो उससे पहले उस महत्व और लाभ की एक पैराग्राफ में हमें भूमिका बनानी पड़ेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि आज के युग में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रत्येक देश की अनिवार्यता बन गया है। आज ऐसा कोई देश नहीं है जो पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर है तथा किसी अन्य देश के साथ जिसके व्यापारिक संबंध न हो। कोई राष्ट्र नहीं है ऐसा जो 100% सारा सब खुद ही कर लेगा। किसी न किसी रूप से उसे दूसरे राष्ट्रों पर निर्भर रहना होता है। हम सीधी सीधी भारत की बात करें, भारत में पेट्रोलियम पदार्थ की कमी है, तो भारत पेट्रोलियम पदार्थ रासायनिक बाहर से मंगवाती है क्योंकि है नहीं यहाँ पे। और उन राष्ट्रों के यहाँ खाद्यान्न की कमी है जहाँ तेल के कुएँ हैं, जो ओपेक कंट्रीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट, ईरान, इराक, सऊदी अरब है, वहाँ तेल के कुएँ हैं, तो खूब सारा तेल उत्पादन होता है। तो हम उनसे तेल मंगवा लेते हैं और उनको खाने के लिए अनाज नहीं है और खेती नहीं होती, अनाज नहीं होगा तो हम उनको अनाज बेचते हैं, कई प्रकार की दूसरी दवाएँ वगैरह बेचते हैं। तो कोई भी राष्ट्र कभी भी ये नहीं कह सकता कि मुझे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता नहीं है, मैं हमेशा पूर्ण हूँ, मुझे कभी आवश्यकता नहीं होगी। ये बिल्कुल निराधार बात है।
आज के युग में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी देश की आंतरिक व्यवस्था में मुद्रा और विनिमय है। देश को चलाने के लिए मुद्रा चाहिए, देश को चलाने के लिए विनिमय चाहिए। तो उसी तरह से आज के युग में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक आवश्यकता बन गई है। आज किसी भी राष्ट्र के लिए संभव नहीं है कि दुनिया के अन्य राष्ट्रों से कटकर अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर ले। संभव ही नहीं है, इम्पॉसिबल। आज परिवहन व संदेश वाहन के साधनों ने विभिन्न देशों की आपसी दूरियां कम कर दी है तथा बाजारों को अत्यधिक विस्तृत कर दिया है। आज की तारीख में कोई भी उत्पाद कंपनी करती है तो वो केवल राज्य स्तर का नहीं करती, राष्ट्रीय स्तर का नहीं करती, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर या ग्लोबलाइज्ड प्रोडक्ट बनाते हैं। हम कोई भी उत्पाद जो मार्केट में लेने जाते हैं यह सोच के नहीं चलते कि ये लोकल मार्केट में बिकेगा, ये राजस्थान में बिकेगा, ये दिल्ली में बिकेगा। हम ये सोच के चलते हैं कि ये पूरी दुनिया में बिकेगा, क्योंकि पूरा राष्ट्र ग्लोबलाइज हो गया है। पूरे राष्ट्र में इस प्रकार के उत्पादन किया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मापदंडों पर खरा उतरा। इसलिए आधुनिक युग में सब वस्तुएं उत्पादित नहीं की जा सकती जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है। कोई भी राष्ट्र सभी वस्तुएं उत्पादित नहीं कर सकता जो कि जरूरत की है। अनेक देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जीवन मरण का प्रश्न है। यदि व्यापार नहीं किया गया, यदि उनके साथ सामान नहीं आया तो राष्ट्र चल नहीं पाएगा। देश का क्षेत्रफल अत्यंत छोटा होता है, जहाँ साधन सीमित मात्रा में पाए जाते हैं, वह देश अपने नागरिकों की मूलभूत आवश्यकता भी पूरी नहीं कर पाते। छोटा राष्ट्र हुआ तो क्या हुआ, सभी आवश्यकताएं पूरा स्वयं द्वारा कर लेना संभव नहीं है। विदेशी व्यापार से ही उसकी ये आवश्यकता पूरी हो सकती है। चाहे कितना ही बड़ा राष्ट्र हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, जापान हो, सभी संपन्न राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर ही निर्भर है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकताएं, महत्व या लाभ निम्न बिंदुओं से स्पष्ट है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकताएं 3 हैं। नंबर 1 भौगोलिक आवश्यकताएं, नंबर 2 आर्थिक आवश्यकताएं, नंबर 3 सामाजिक और राजनीतिक। हम चाहें तो सामाजिक और राजनीतिक को अलग अलग कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं। यदि हम भौगोलिक आवश्यकताओं की बात करें तो हम देखते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र की प्राकृतिक संपदाओं में असमानता पाई जाती है। प्रकृति ने जो संपदा उनको दी है वो अलग अलग होती है। प्रत्येक राष्ट्र की भौगोलिक स्थिति और जलवायु अलग होती है। प्रत्येक राष्ट्र की मानवीय क्षमता की भिन्नता पाई जाती है और प्रत्येक राष्ट्र में प्राकृतिक विपदाएं पाई जाती हैं। जब प्राकृतिक अकाल पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है, महामारी हो जाती है, बाढ़ आ जाता है, भूकंप आ जाता है, तो क्या करेंगे? हमारे तो साधन खत्म हो गए, तो हमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी व्यापार की आवश्यकता होती है। यदि हम भौगोलिक दृष्टि की बात करें, प्राकृतिक संपन्नता सभी राष्ट्रों की समान नहीं होती, प्राकृतिक स्थितियाँ एक समान नहीं होती, मानवीय क्षमताएं में भिन्नताएं पाई जाती है और आपदाएं होती है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता पड़ती है। यदि हम आर्थिक आवश्यकताओं की बात करें तो संतुलित और प्रभावी विकास की इच्छा हर राष्ट्र की होती है। विदेशी विनिमय भंडारों में वृद्धि करने की इच्छा हर राष्ट्र की होती है। पूंजीगत माल की संचित पूर्ति में भिन्नता पाई जाती है। प्रत्येक राष्ट्र में तुलनात्मक लाभ की प्राप्ति की इच्छा होती है। श्रम विभाजन होता है, इसलिए उसकी आवश्यकता यही होती है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़े और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो जिससे हमारे अंदर कोई विशिष्टीकरण है तो उसका लाभ दूसरे राष्ट्रों को मिले, दूसरे राष्ट्रों में यदि विशिष्टीकरण है तो उसका लाभ हमें मिले। यदि हम सामाजिक आवश्यकताओं की बात करें तो सभ्यता और संस्कृति प्रत्येक राष्ट्र में भिन्न भिन्न होती है। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी अपनी सभ्यता होती है, अपनी अपनी संस्कृति होती है। विभिन्न वस्तुओं की उपभोग की इच्छाएं होती है, लेकिन करें क्या, उत्पादन हमारे यहाँ होता नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से वो इच्छा भी पूरी की जा सकती है। मांग पसंदगी अलग अलग राष्ट्रों में अलग अलग होती है। इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखकर कहा जा सकता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आवश्यक है। यदि हम राजनीतिक आवश्यकता की बात करें तो सुदृढ़ राजनीतिक संबंध स्थापित करने की इच्छा हर राष्ट्र की होती है कि प्रत्येक राष्ट्र के साथ अच्छे संबंध हों। यदि व्यापार होगा तो राष्ट्र के साथ संबंध स्वाभाविक तौर पर अच्छे होंगे। राजनीतिक प्रभुत्व की लालसा होती है। चाइना आज व्यापार के माध्यम से पूरे विश्व को अपने नियंत्रण में करना चाहती है। तो व्यापार होगा तो नियंत्रण होगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा तो ही उसकी प्रभुत्व बनी रहेगी, अन्यथा संभव नहीं है। यदि हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ की बात करें, महत्व की बात करें, गुण की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्व को या लाभ को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 आर्थिक लाभ, नंबर 2 गैर आर्थिक लाभ।
व्यापार मोटा मोटी आर्थिक लाभ के लिए किया जाता है, लेकिन आर्थिक लाभ के साथ साथ कुछ गैर आर्थिक लाभ भी होते हैं, कुछ गैर आर्थिक महत्व भी होते हैं। बात करते हैं आर्थिक महत्व की। आर्थिक महत्व में सबसे पहला है श्रम विभाजन या श्रम विशिष्टीकरण। यदि कहीं किसी राष्ट्र में श्रम में कुछ विशेष गुण है तो उसका लाभ हर राष्ट्र को लेना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण उपयोग। किसी भी राष्ट्र के यहाँ कोई प्रकृति ने बहुत कुछ अच्छा दिया है, जैसे हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान को खनिजों का अजायबघर कहा गया है। राजस्थान के बारे में यह कहा गया कि तेल के कुएं हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास संसाधन नहीं थे, हम उन कुओं से तेल नहीं निकाल पाए, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से विदेशी कंपनियां भारत में आके तेल निकाला है। अब उसी तेल को हम एक्सपोर्ट करते हैं, उसी तेल को हम कई प्रकार से अलग अलग प्रयोग में लेने की कोशिश करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से ही हमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने का मौका मिलता है। संतुलित औद्योगिक विकास पूरे राष्ट्र का होता है। जो राष्ट्र साधन संपन्न है वो पहले विकसित हो जाते हैं, जिनके साधन संपन्न नहीं होते वो दूसरे राष्ट्रों के सहयोग से हो जाते हैं। बड़े पैमाने पर बचतें होती है। जिस राष्ट्र में अच्छे विशिष्टीकरण के साधन है वो लार्ज स्केल पे प्रोडक्ट करते हैं। जब लार्ज स्केल पे प्रोडक्ट करते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आती है। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आती है तो उनके बड़े पैमाने की बचतें प्राप्त होती हैं। आर्थिक व प्राकृतिक संकट में सहायक। यदि हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विदेशों के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं, यदि किसी भी प्रकार का संकट आ गया, प्राकृतिक संकट आ गया, चाहे आर्थिक संकट आ गया, तो एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को हेल्प करता है तो उससे नैया पार हो जाती है, वो समय भी निकल जाता है, जैसा कि कोरोना में पूरा विश्व जूझ रहा है। उपभोक्ताओं के जीवन स्तर में सुधार। किसी का लिविंग स्टैंडर्ड की अगर बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से अच्छे अच्छे उत्पाद प्राप्त करके आपका लिविंग स्टैंडर्ड सुधारा जा सकता है। उद्योगों का आधुनिकीकरण किया जा सकता है। एकाधिकार प्रवृत्ति पर रोक लगाई जा सकती है। कोई राष्ट्र अपने आप को एकाधिकार प्रवृत्ति में रखना चाहे, विदेशी व्यापार के माध्यम से विदेशी कंपनियों को यहाँ लाके और उसका एकाधिकार खत्म किया जा सकता है, जिससे उपभोक्ताओं का शोषण कम से कम। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से रोजगार के अवसर में वृद्धि होती है, पूंजी निर्माण की दर बढ़ती है, सरकारी आय में वृद्धि होती है, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगी, तो विदेशी विनिमय की प्राप्ति होगी, मूल्यों में समानता रहेगी, हमारा मूल्य स्थिर रहेगा, दूसरे मूल्य के कंपेयर करेंगे तो प्रोडक्ट सस्ते मिलने शुरू होंगे, सस्ती वस्तुओं की उपलब्धता होगी, तकनीकी ज्ञान का विस्तार होगा, नई नई टेक्नोलॉजी आएगी, नई नई टेक्नोलॉजी आने से नया नया विकास होगा, विशिष्ट वस्तुओं की उपलब्धता होगी जो आज तक हमने नहीं देखी है। विदेशों से जब चीज़ें आती है तो हमें विशिष्टताएँ मिलती है उन चीज़ों में। उत्पादन विधि में सुधार होता है, काम करने के तरीके बदलते हैं, शैली बदलती है, अतिरिक्त उत्पादन का उपयोग होगा, श्रम और पूंजी में गुणात्मक परिवर्तन आएगा। हमारे श्रमिक जब उस काम को देखेंगे तो उनमें भी कुछ सुधार होगा। ये तो बात थी आर्थिक लाभ की। कुछ गैर आर्थिक लाभ भी होते हैं, कुछ गैर आर्थिक महत्व भी होते हैं। जैसे सांस्कृतिक संबंध बढ़ते हैं। जब व्यापार बढ़ता है तो व्यापार के साथ साथ संस्कृति भी उसके साथ जाती है। उदाहरण के तौर पर भारत में हैंडीक्राफ्ट का व्यापार जब विदेशों में होने लगा तो भारतीय हैंडीक्राफ्ट में जो कुछ भी उत्पाद किए जाने लगे उसके साथ साथ भारतीय संस्कृति भी बाहर जाने लगी। ये पता लगने लगा कि हिंदुस्तान की संस्कृति पुराने समय में ऐसा हुआ करती थी। संस्कृतियों का आदान प्रदान होता है, सांस्कृतिक संबंध बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ता है। हम व्यापार करें चाहे नहीं करें, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से हमारे सहयोग बढ़ जाते हैं, दोस्ताना संबंध हो जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भ्रातृत्व। अंतर्राष्ट्रीय जब भारत चीनी भाई भाई का नारा दिया गया था तो व्यापार करेंगे तो भ्रातृत्व की भावना बढ़ेगी, विश्व शांति को बल मिलेगा, पूरा विश्व एक होगा। तो कोई एक राष्ट्र अगर कोई आपदा से जूझ रहा है तो दूसरे राष्ट्र उसका सहयोग करेंगे तो विश्व शांति को बल मिलेगा। और शिक्षा के क्षेत्र में बल मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र का मतलब यह है कि एजुकेशन के नए आयाम प्राप्त होंगे, नया कुछ सीखने को मिलेगा। इस प्रकार आज हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ, परिभाषा, उसकी आवश्यकता, महत्व, लाभ, इन सब चीज़ों को देखा। धन्यवाद।